आज हम लोग इसके बारे में सारी जानकारी एक एक करके लेने की कोशिश करेंगे कि संसद कैसे बनी, संसद क्या है और इसका काम क्या है, ये कैसे काम करती है, क्या क्या इसके बारे में जानकारियां। आज हम लोग हर चीज के बारे में जानेंगे। संसद, जो संसद है ये हमारे देश की क्या है, विधायिका है। क्या है? विधायिका। विधायिका का मतलब होता है कानून बनाना। यानी संसद जो है ये हमारे देश के लिए अच्छे से चलने के लिए क्या करती है, कानून बनाने का काम करती है। यानी हमारी संसद हमारे देश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए काम करती है। इसीलिए भारत की संप्रभुता, अगर क्वेश्चन आता है कि भारत की संप्रभुता किसमें निहित है, क्वेश्चन आता है कि भारत की संप्रभुता किसमें निहित है, तो आंसर हो जाएगा संसद। यानी एक ये छोटी सी बिल्डिंग हमारे पूरे देश के लिए कानून बनाती है और पूरा देश इसके कानून को मानने के लिए बाध्य है। हमारी जो संसद है ये छोटी सी बिल्डिंग पूरे देश के लिए कानून बनाती है। इसीलिए हमारे देश की जो संप्रभुता है वो किसमें निहित है, संसद में निहित। अब क्वेश्चन आता है कि संप्रभुता क्या होता है। संप्रभुता का मतलब अर्थ होता है कि ये अपने आप में एक स्वतंत्र संस्था है, इसके ऊपर किसी का दबाव नहीं है। यानी हमारा देश जो है वो एक संप्रभु राष्ट्र है, हमारे देश के ऊपर किसी का भी कोई दबाव नहीं है, आंतरिक या बाह्य। यानी जैसे अगर मोदी जी को किसी निर्णय को लेना है, मान लो धारा 370 को हटाना है, तो ना तो उन्हें पाकिस्तान से पूछना है ना ही अमेरिका से पूछना है, वो स्वतंत्र है अपने निर्णय लेने के लिए। अगर मान लो भारत को किसी और देश पर हमला करना है तो भारत को किसी से नहीं पूछना है। क्यों? क्योंकि भारत एक संप्रभु राष्ट्र। जब तक आप बेरोजगार हैं, जैसे आपसे उदाहरण देते हैं कि जब तक आप बेरोजगार हैं तब तक आप संप्रभु नहीं है। जैसे जैसे आप रोजगार पाते हैं, आप मैच्योर होते चले जाते हैं, तो आपके घर वाले क्या करते हैं, धीरे धीरे करके आपको थोड़ी थोड़ी संप्रभुता देना शुरू कर देते हैं कि आप भी अपने निर्णय स्वयं ले सकें। तो जब आप अपने निर्णय स्वयं लेने लगते हैं और जब आपकी शादी हो जाती है, आपका आगे जीवन चलने लगता है, जब आप बड़े हो जाते हैं तो आप क्या होते हैं, आप एक संप्रभु हो जाते हैं, है ना। ऐसे ही हमारा देश है एक संप्रभु राष्ट्र जो अपने स्वयं के निर्णय खुद ले सकता है, किसी और का दबाव नहीं है। ये होता है संप्रभुता। यानी भारत की संप्रभुता, क्वेश्चन आ जाए कि भारत की संप्रभुता किसमें निहित है, तो आंसर क्या हो जाएगा, संसद में निहित है। अब बात करते हैं जो हमारे देश की विधायिका है, संसद, संघीय विधायिका, इसी का नाम है संसद। अब हमने संघीय शब्द क्यों जोड़ दिया, क्योंकि ये सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व भी करती है, इसलिए इसको हम कहते हैं संघीय विधायिका। ये हमारे संघ की विधायिका है, ये सभी पूरे देश के लिए लागू होता है इसका कानून। और इसी प्रकार से राज्य की विधायिका भी होती है, जैसे राज्यों का विधानमंडल जिसमें विधानसभा और विधान परिषद होती है ना, वो राज्यों का विधानमंडल है, वो राज्यों की विधायिका है। और ये संघ की विधायिका है, इसका मतलब है सभी राज्य यानी पूरा देश जो होगा वो इसके अंदर आएगा, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं संघीय विधायिका। अब क्वेश्चन आता है कि सर संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के बारे में वर्णित किया गया, तो जो संसद के बारे में बताया गया है वो संविधान के अनुच्छेद 79, आर्टिकल 79, आर्टिकल 79 में हमारे संसद के बारे में बताया गया कि हमारे देश में भी एक संसद होगी। अब संसद के कितने भाग होंगे, कैसे बनेगी संसद, तो जो हमारी संसद है वो संसद जो है वो 3 लोगों से मिलकर बनती है। हमारे देश की संसद 3 लोगों से मिलकर बनती है। कौन, किससे किससे मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन 3 लोगों से हमारी संसद मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सर संसद के कितने अंग हैं, तो 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, क्योंकि संसद हमारी 3 लोगों से मिलकर ही बनती है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि संसद के कितने भाग हैं, संसद के कितने भाग हैं, संसद के कितने सदन हैं, तब आप लगाएंगे 2 सदन हैं। कौन कौन से सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। यानी हमारा जो राष्ट्रपति है ये संसद का एक अंग है, अभिन्न अंग है, यानी राष्ट्रपति के बिना संसद अधूरी है। जिस प्रकार से लोकसभा और राज्यसभा कार्य करते उसी प्रकार से राष्ट्रपति। अब इसका उदाहरण क्या है, उसका उदाहरण सबसे अच्छा ये है कि अगर कोई कानून
या बिल लोकसभा से पारित हो गया और राज्यसभा से पारित हो गया, तो वो बिल या कानून, बिल तब तक कानून नहीं बनेगा, तब तक वो पास नहीं माना जाएगा जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर ना कर दे। राष्ट्रपति के द्वारा भी पास होना, यानी किसी भी विधेयक को लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से गुजरना पड़ता है। बिना तीनों के सहमति के कोई भी विधेयक पास नहीं किया जाएगा। यह हमारा सबसे अच्छा उदाहरण है कि संसद का जो संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अब बात करते हैं कि लोकसभा का जो वर्णन है वो किसमें किया गया और राज्यसभा का वर्णन किसमें किया गया। अनुच्छेद 79 में तो किया गया है संसद का वर्णन। इसके बाद आता है अनुच्छेद 80, आर्टिकल 80, इसमें कहा गया है कि राज्यसभा होगी, और 81 में कहा गया है कि लोकसभा होगी। यानी आर्टिकल 81 और 80, 79 में कहा गया है कि संसद, 80 में कहा गया है राज्यसभा, 81 में कहा गया है लोकसभा, कि हमारे देश में एक राज्यसभा भी होगी, संसद के 2 भाग होंगे, राज्यसभा और लोकसभा। अब बात करते हैं जो हमारी संसद है ये किस भाग में है। तो संविधान के भाग 5, संविधान के भाग 5 के अध्याय 2, संविधान के भाग 5 अध्याय 2 में वर्णित है। कौन वर्णित है? संसद। संविधान के भाग 5 अध्याय 2 में वर्णित है। कौन वर्णित है? संसद वर्णित है। आर्टिकल यानी अनुच्छेद, आर्टिकल 79 से 122 तक, अनुच्छेद 79 से 122 तक हमारे देश की संविधान के भाग 5 अध्याय 2 आर्टिकल 79 से 122 तक किसका वर्णन किया गया है? संसद का वर्णन किया गया। संसद, लोकसभा, राज्यसभा, इन सब का वर्णन जो है इसी के अंदर आएगा, 79 से लेकर के 122 तक। तो आर्टिकल 79 से 122 तक। आर्टिकल 79 से 122 तक। अब बात करते हैं कि सर संसद की जो थ्योरी है हमारे संविधान में ये कहां से ली गई है। तो संसद की जो थ्योरी है ये हमारे यहां पर ब्रिटेन से ली गई है। ब्रिटेन में भी इसी प्रकार से संसद के 2 अंग हैं, उच्च सदन और निचला सदन। ऐसे ही हमारी संसद काम करती है, इसीलिए हम लोग अपनी संसद को क्या करते हैं? कहते हैं वेस्टमिंस्टर मॉडल। क्योंकि जो ब्रिटेन की संसद है, हमारी जो संसद है किसके आधार पर है? सरकार के वेस्टमिंस्टर मॉडल। अब वेस्टमिंस्टर मॉडल क्या होता है? ये वो मॉडल होता है, ये वो मॉडल है क्योंकि ब्रिटेन की जो संसद है, जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है, वो कहां पर बनी है? वेस्टमिंस्टर में बनी है। इसलिए हम लोग अपनी संसद को भी कहते हैं कि हमारी संसद किसके आधार पर आधारित है? वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। अब इतना जानने के बाद अब हम लोग बात करेंगे कि लोकसभा में कैसे क्या प्रक्रिया होती है। आपने जाना कि ये तो प्रक्रिया किसकी है? संसद की। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके बाद देखते हैं लोकसभा कि लोकसभा में कैसे क्या प्रक्रियाएं हो रही हैं। अब बात करते हैं सर लोकसभा के बारे में। लोकसभा अनुच्छेद 81, आर्टिकल 81 में किसका वर्णन किया गया है? लोकसभा का वर्णन किया गया कि एक लोकसभा होगी। तो लोकसभा का जो गठन है वो है अनुच्छेद 81 के तहत। लोकसभा के कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे हम लोग व्यक्तियों के नाम स्कूलों के कुछ अलग हो जाते हैं, घर के कुछ अलग नाम होता है। ऐसे जो है लोकसभा के कुछ अलग से नाम भी हैं जिनको हम अन्य नाम भी कह सकते हैं। तो लोकसभा को हम लोग क्या कहते हैं? लोकप्रिय सदन। कौन सा सदन? लोकप्रिय सदन। दूसरा निचला सदन, लोकप्रिय सदन, निचला सदन, प्रथम सदन। लोकप्रिय सदन, निचला सदन, प्रथम सदन, ये हमारे नाम है किसके हैं? लोकसभा के। इसी के विपरीत जब राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा को कहते हैं उच्च सदन।
लोकसभा को निचला सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। लोकसभा को प्रथम सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च द्वितीय सदन कहते हैं। तो ये हमारे इसके लोकप्रिय कुछ अन्य नाम हैं, जिन अन्य नामों से भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि सर निचला सदन के नाम से कौन सा सदन है, लोकसभा, राज्यसभा, संसद। ऐसे जब आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको करना है निचला सदन के नाम से कौन है, लोकसभा है। अब इसका सर मूल संविधान में लोकसभा को क्या कहा गया था, जो लोकसभा को क्या कहा गया था और लोकसभा की सीटें कितनी थी। तो मूल संविधान में लोकसभा को जनता का सदन नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया था, जनता का सदन। यानी लोकसभा को मूल संविधान में जनता का सदन कहा गया था। यानी हमारी जो लोकसभा के गठन हुआ था, हमारी लोकसभा का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, 17 अप्रैल 1952। 17 अप्रैल 1952 को हमारी लोकसभा का गठन हुआ, पहली लोकसभा का गठन हुआ। और लोकसभा की जो पहली हमारी बैठक हुई थी, जो लोकसभा की हमारी पहली बैठक हुई थी वो 13 मई 1952 को हुई थी। लोकसभा का पहला गठन हमारा हुआ था 17 अप्रैल 1952 को। पहली जो बैठक हुई थी वो 13 मई 1952 को। इस समय हम लोग लोकसभा को क्या कहते थे, जनता का सदन कहते थे। इसके बाद 1954 में इसका नाम बदलकर वर्तमान जो नाम है हमारे लोकसभा का, जनता के सदन का, वो है लोकसभा। इसी प्रकार से राज्यसभा को हम लोग राज्य परिषद कहते थे और लोकसभा को जनता का सदन कहते थे। इन दोनों के नाम परिवर्तित करके लोकसभा और राज्यसभा जो वर्तमान में नाम है, ये कब किए गए, 1954 में। यानी 1954 के बाद से हम लोग इसको लोकसभा और राज्यसभा कहना हम लोगों ने शुरू कर दिया है। अब बात करते हैं कि मूल संविधान में लोकसभा में सीटें कितनी थी। अब बात करते हैं कि वर्तमान में सीटें कितनी हैं और मूल संविधान में कितनी थी। तो सीटें, अगर हम लोग बात करते हैं सीटों की, कि मूल संविधान में सीटों की संख्या कितनी थी, इसके दो भाग हो गए सीटों के। सीटों के दो भाग कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया मूल संविधान में और दूसरा भाग हो गया वर्तमान में। यानी वर्तमान में सीटें कितनी हैं और मूल संविधान में सीटें कितनी थी। तो जब हमारा संविधान का गठन हुआ था तब हमारे इसमें सीटें जो बनाई गई थी वो 500 सीटें बनाई गई थी। यानी लोकसभा में कितनी सीटें थी, 500। और अब कितनी सीटें हैं, 552। मूल संविधान में लोकसभा की सीटें 500 दी गई थी और वर्तमान में जो सीटें हैं लोकसभा में वो अधिकतम कितनी है, 552। अब देखो 500 से 552 तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है वो कैसे कैसे हुआ, कि 500 सीटों से 552 सीटों पर कैसे पहुंचे। तो देखो कि 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हमारे संविधान में क्या किया गया, 500 से जो सीटें हैं वो कितनी कर दी गई, 525। हमारे संविधान में 7वां संविधान संशोधन 1952 के द्वारा, 1956 के द्वारा, जो ऊपर का भी स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको साफ किए दे रहे। 7वां संविधान संशोधन 1952-56 के द्वारा जो हमारे लोकसभा की 500 सीटें थी उनको 525 कर दिया गया। उसके बाद